हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम साइंस के 40 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ये इस सीरीज का पार्ट 4 है। इससे पहले पार्ट 3 तक कंप्लीट हो चुका है। जो लोग अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, सबसे आघातवर्धनीय धातु है। तो सबसे आघातवर्धनीय यानी कि किसी पदार्थ को पीट कर उसे शीट में, पतला शीट में बदलने की क्षमता को आघातवर्धनीयता कहते हैं। तो सबसे आघातवर्धनीय धातु कौन सा है? तो यह है सोना। सही आंसर होगा सोना। सोना को पीट कर जो है 0.0025 mm तक पतला इसको किया जा सकता है, इसलिए यह सबसे आघातवर्धनीय धातु है। अगला प्रश्न, अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? तो अक्रिय गैसों की खोज की थी सीले ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? सीले ने। अक्रिय गैसें कौन कौन है? तो हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, जेनॉन है, फिर रेडॉन है। इससे और एक प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, पहले करा भी चुके हैं। तो वह है रेडॉन। रेडॉन जो है वायुमंडल में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। बाकी जितने भी अक्रिय गैसें हैं वह मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं। तो खाना को जब पकाया जाता है तो सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट होता है? तो विटामिन नष्ट होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन में यह भी पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा नष्ट होता है पकाने के क्रम में, तो यह है विटामिन सी सबसे ज़्यादा नष्ट होता है। चूँकि विटामिन सी और बी जो है जल में घुलनशील होते हैं और ये उष्मा के प्रति संवेदनशील होते हैं, इसलिए ये बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न, पीले फास्फोरस को रखा जाता है। तो पीला फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? तो जल में रखा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? पीला फास्फोरस का है या सफ़ेद फास्फोरस का है, इनको जल में रखा जाता है क्योंकि ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क में आकर बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, तो इसलिए इनको क्या किया जाता है? जल में रखा जाता है। तो मिट्टी के तेल में किसको रखा जाता है? केरोसिन में। तो केरोसिन में सोडियम धातु को रखा जाता है, यह भी ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी अभिक्रिया करता है। कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? तो कौन सी गैस है जो चांदी की सतह को काला कर देती है? तो यह है सल्फर डाइऑक्साइड। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड। चांदी जो है हवा के संपर्क में आने पर काला हो जाता है क्योंकि वातावरण में मौजूद सल्फर के साथ यह प्रतिक्रिया करता है और सिल्वर सल्फाइड बनाता है। क्या बनाता है? सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिससे उसका रंग जो है धीमा हो जाता है, काला हो जाता है। और यह कालापन को क्या कहा जाता है? इसको चांदी के लिए चांदी का कलंक भी कहा जाता है। इस कालेपन को चांदी के लिए चांदी का कलंक भी कहा जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन होता है। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे कि यूरिया में जो है लगभग 46% नाइट्रोजन होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 46%। यूरिया, जिसे कार्बामाइड भी कहा जाता है, यह एक कार्बनिक यौगिक है और यह एक नाइट्रोजन युक्त उर्वरक भी है जिसका ज़्यादातर उर्वरक में यूज किया जाता है। आगे मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तो मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है? निकेल है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? निकेल। आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है? ये क्वेश्चन पहले करा चुके हैं इस तरह से, उसमें हरा के लिए बताए थे। तो लाल रंग किसके कारण होता है? स्ट्रांसियम के कारण होता है। और हरा रंग किसके कारण होता है आतिशबाजी में? तो बेरियम के कारण। तो दोनों को आपको याद रखना है, हरा बेरियम और गहरा लाल या लाल स्ट्रांसियम के कारण होता है। अगला है, अम्ल व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को कहते हैं। तो अम्ल व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उसे लवण कहते हैं। तो अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया से क्या बनते हैं? लवण और जल बनते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं वो अगला क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे। उदासीनीकरण। तो उदासीनीकरण क्या है? तो वही उदासीनीकरण में क्या बनता है यह पूछा जा रहा है। उदासीनीकरण में क्या बनता है? तो ये बनता है लवण और जल बनता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? लवण और जल। तो उदाहरण कौन कौन से है लवण का? तो KCl, पोटासियम क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, फेरस सल्फाइड हो गया। ये सब क्या है? लवण के उदाहरण हैं। और यह क्रिया क्या कहलाती है? तो उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। सबसे शुद्धतम जल है। तो सबसे शुद्धतम जल कौन सा होता है? तो ये होता है वर्षा का जल। वर्षा का जल जो है सबसे शुद्धतम जल होता है। उसके बाद वर्षा
जब ज़मीन में पड़ जाता है तो मिट्टी के संपर्क में आने से यह पूरा शुद्ध नहीं रह जाता है। तो सबसे शुद्धतम रूप कौन होगा वर्षा का, यह शुद्धतम जल का, तो यह वर्षा का जल होगा। शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल क्या होता है, तो शुद्ध जल उदासीन होता है, ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है, तो मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में कौन सा औषधि प्रयुक्त होता है, तो यह है क्लोरोक्विन। सही आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोक्विन। आगे किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है, तो इनमें से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होता है, तो यह होता है ढलुआ लोहा में। सही आंसर होगा ढलुआ लोहा, पिग आयरन कहते हैं, पिग आयरन। इसमें कार्बन की मात्रा जो है 3.4 से 4.5% तक होता है। कितना, 3.4 से 4.5% तक लगभग होता है। इस्पात यानी कि स्टील में बहुत कम होता है, 0.1 से 1.5% तक। ये भी प्रश्न में पूछा जाता है। आगे है निम्न में किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है, तो निम्न में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है, तो यह होता है बैंगनी का। सही आंसर हो जाएगा बैंगनी रंग का। और सबसे कम होता है लाल का, सबसे कम होगा लाल का। अगला प्रश्न है निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा, तो यह होगा रेडियो तरंग का। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की, तो प्रकाश की चाल को सबसे पहले किसने मापा था, तो ये रोमर ने। सही आंसर क्या हो जाएगा, रोमर ने। इसका पूरा नाम था इनका ओल्स रोमर। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह साबित किया कि प्रकाश जो है एक सीमित गति से यात्रा करती है, जो कि निर्वात में कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को कहाँ रखा जाता है, इसको रखा जाता है लेंस और प्रकाश के बीच में। सही आंसर हो जाएगा लेंस और प्रकाश के बीच में। और इसके द्वारा जो निर्मित प्रतिबिंब होता है उससे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो कैसा प्रतिबिंब बनता है सरल सूक्ष्मदर्शी में, तो काल्पनिक और खड़ा प्रतिबिंब बनता है। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होता है, उसका तरंग दैर्घ्य घटता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य घटता है। जबकि प्रकाश की आवृत्ति और प्रकाश का जो फेज होता है वह नहीं बदलता है, यानी कि अपरिवर्तित रहता है। तो जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो उसका तरंग दैर्घ्य घटता है, लेकिन उसका आवृत्ति और उसका फेज जो है नहीं बदलता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। पूछा जा रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, तो प्रकाश कहाँ से कहाँ जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, हीरे से कांच में। सही आंसर क्या हो जाएगा, हीरे से कांच में। वैसे कांच से जल में भी अगर जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन में, जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश की किरण जो है अंतराफलक में ही परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसे ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। अगला है प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो प्रकाश तंतु जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो कौन सा है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो यह है सौर सेल। सौर सेल। ऑप्शन में अगर फोटो सेल रहेगा तो वो ऑप्शन भी सही होगा। आगे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो यह बदलता है डायनेमो। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है सूर्य के केंद्र का ताप कितना है, तो सूर्य के केंद्र का जो ताप है वह 1.5 × 10⁻⁷, 1.5 × 10⁻⁷ केल्विन, यानी कि 15.7 करोड़ केल्विन। कितना हो जाएगा, 15.7 करोड़ केल्विन। इस तरह से भी ऑप्शन में लिखा हुआ मिल सकता है। और उसके सतह का तापमान कितना होता है, तो 5800 केल्विन या 6000 केल्विन भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है, तो सूर्य के केंद्र का दाब कितना होगा, तो 2 × 10⁻16 न्यूटन वर्ग मीटर पर वर्ग मीटर। कितना होगा, 2 × 10⁻16 न्यूटन पर वर्ग मीटर। यह होगा सूर्य के केंद्र का दाब। परमाणु रिएक्टर आधारित है, आसान क्वेश्चन है। परमाणु रिएक्टर किस पर आधारित होता है,
तो यह होता है नाभिकीय विखंडन पर, या कह सकते हैं नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। सही आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय विखंडन पर। इसका सबसे बड़ा उपयोग क्या किया जाता है? तो विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है परमाणु रिएक्टर का। अगला प्रश्न है, प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र रहती है। तो प्रजनन संबंधी जितनी भी सूचनाएं हैं वह डीएनए में एकत्र रहती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आगे, थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है? तो थार मरुस्थल का है या कोई भी मरुस्थलीय क्षेत्र का है, तो वहाँ किस तरह का वनस्पति उगता है? तो जब वहाँ जो वनस्पति उगता है उसको कहते हैं जीरोफाइट। सही आंसर क्या हो जाएगा? जेरोफाइट या जीरोफाइट कहते हैं। थार मरुस्थलीय क्षेत्र में जो वनस्पति उगती है उसको जीरोफाइट कहते हैं। एक नाम है यहाँ पर थैलोफाइट। तो थैलोफाइट जो है अब ये ग्रुप नहीं है। थैलोफाइट ग्रुप में कवक, शैवाल और लाइकेन आते थे, जो कि अब इसे मान्यता प्राप्त नहीं है। इस ग्रुप को मान्यता प्राप्त नहीं है। इसके अलावा है आपको मेसोफाइट। मेसोफाइट है। मेसोफाइट किसको कहते हैं? वैसे स्थलीय पौधे जो कि ज़्यादा सूखा या ज़्यादा गीला, वो या तो ज़्यादा सूखा या तो ना ही ज़्यादा गीले स्थानों पर उगते हैं, ना ही ज़्यादा सूखा और ना ही ज़्यादा गीले स्थानों पर उगते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? मेसोफाइट कहते हैं। आगे, दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? तो दूषित जल पीने से कौन सा रोग हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? हैजा। हैजा के अलावा आपका टाइफाइड हो गया, डायरिया हो गया, ये सभी दूषित जल के पीने से हो सकते हैं। तो ऑप्शन में क्या रहेगा? टाइफाइड भी रह सकता है, डायरिया भी रह सकता है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? हैजा। आगे है रोहा, जिसे कि ट्रैकोमा कहते हैं। ट्रैकोमा भी बहुत जगह लिखा हुआ मिलता है, रोहा भी लिखा हुआ मिल सकता है, या रोहे भी लिखा हुआ मिल सकता है, या कुकरे भी कहते हैं इसको। इस बीमारी को कुकरे भी कहते हैं, याद रखिएगा। यह रोग किसका है? यह आँखों का रोग है। इसमें क्या हो जाता है? तो आँख का जो पलकों का भीतरी सतह जो है वह खुरदुरा हो जाता है, उसमें खुरदुरापन पैदा हो जाता है। और क्या होता है, कभी कभी रोगी का संभवतः इसमें आँख की रोशनी भी जा सकती है। यह इतना खतरनाक बीमारी है। आगे, हार्ट अटैक का कारण है। तो हार्ट अटैक का कारण क्या होता है? इनमें से कौन सा है? तो कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से हार्ट अटैक का खतरा जो है बढ़ जाता है। हार्ट अटैक में क्या होता है? हृदय को पर्याप्त खून नहीं मिलता है, जिसके कारण हृदय काम करना बंद कर देता है। मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? तो मानव रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है? तो वह होता है 55%। सही आंसर क्या हो जाएगा? 55%। और बाकी जो 45% बचे उसमें क्या क्या होता है? तो आरबीसी होगा, डब्ल्यूबीसी होगा और प्लेटलेट्स होगा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लाज्मा में जल कितना होता है? जल कितना प्रतिशत होता है? तो 90 से 92% लगभग जल होता है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। आगे, एंजाइम सहायक होते हैं। तो एंजाइम इनमें से ऑप्शन में देखिए, श्वसन में नहीं, भोजन के पाचन में। सही आंसर क्या हो जाएगा? एंजाइम जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। एंजाइम, जितने भी पाचक एंजाइम होते हैं वो भोजन को तोड़ते हैं और पचने में सहायता करते हैं। जैसे एमाइलेज है, तो यह क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को पचाने में। इसी तरह से पेप्सिन आप लोग सुने होंगे, जो कि प्रोटीन को पचाने में। लाइपेज हो गया, यह फैट को पचाने या तोड़ने में काम करता है। तो एंजाइम क्या होते हैं? भोजन को पचाने में मदद करते हैं। टिबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? टिबिया नामक अस्थि जो है मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो टिबिया पाया जाता है टांग में। सही आंसर क्या हो जाएगा? टांग में। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी जो है जांघों की होती है, जिसे कि फीमर कहते हैं। फीमर कहते हैं। और सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये कान में पाया जाता है, जिसे कि क्या कहते हैं? स्टेपीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टेपीज। तो सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है, स्टेपीज। सबसे बड़ी हड्डी जांघों में, जिसे कि फीमर कहा जाता है। और टिबिया कहाँ पर की हड्डी है? कहाँ की अस्थि है? तो ये टांग की अस्थि है। आगे, पौधों के रोगों का अध्ययन कहलाता है। तो पौधों के रोगों का अध्ययन को क्या कहते हैं? पादप रोग। पादप रोग विज्ञान कहा जाता है। पादप रोग विज्ञान या फाइटोपैथोलॉजी कहा जाता है। फाइटोपैथोलॉजी भी कहा जाता है। आगे, प्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो प्यूटरी ग्रंथि जो है कहाँ अवस्थित होता है? तो यह मस्तिष्क में। सही आंसर क्या हो जाएगा? मस्तिष्क में। यह एक हार्मोन पैदा करने वाली ग्रंथि है, जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो कैसी ग्रंथि है? इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा जाता है। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह
इसे क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इससे जो आपको हार्मोन स्राव होता है वह अन्य ग्रंथियों को क्या करता है, उत्तेजित करता है, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। आगे, कौन सा विटामिन दूध में पाया नहीं जाता है या दूध में नहीं पाया जाता है। तो कौन सा विटामिन जो है दूध में नहीं पाया जाता है, तो पहले जो है दूध को पूर्ण आहार माना जाता था, पहले उतना शोध नहीं हुआ था तो दूध को पूर्ण आहार माना जाता था कि उसमें सब कुछ पाया जाता है, लेकिन दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन सी। कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या आएंगे, तो आ जाएगा आपका स्टार्च और शर्करा। स्टार्च यानी कि माड़ी भी लिखा हुआ मिलेगा आपको कहीं कहीं, माड़ी, और शर्करा ये तो आप जान रहे हैं चीनी, शुगर। तो कार्बोहाइड्रेट्स में ये दोनों आते हैं, स्टार्च और शर्करा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो यहाँ पर प्रश्न समाप्त होते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।